Hello learners, I'm Abhay Sharma and I welcome you all to Mission Abhyas YouTube channel। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर एग्जाम की डेट आ चुकी है और आप सब मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए। तो मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जो निरंतर चलेगी आपके एग्जाम तक। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन प्रैक्टिस बेसिकली आपको आपके पार्ट 2 में हेल्प करेगी जिसमें साइकोलॉजी और डिसेबिलिटी पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो द क्वेश्चन 1 इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ द यूएनसीआरपीडी व्हाट इज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रिगार्डिंग लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। तो आर्टिकल 14 क्या है जो है यूएनसीआरपीडी का। यूएनसीआरपीडी बेसिकली स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो आर्टिकल 14 जो है यूएनसीआरपीडी का, उसके हिसाब से जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है रिगार्डिंग लिबर्टी और सिक्योरिटी ऑफ पर्सन वो क्या है। तो इज इट लिमिटेड राइट टू लिबर्टी? ऑप्शन ए इज लिमिटेड राइट टू लिबर्टी। सेकंड इज राइट टू बी फ्री फ्रॉम arbitrary डिटेंशन। Third is right to indefinite detention, or it is right to be detention due to process. So what is the right answer? Limited right to liberty. तो लिमिटेड राइट टू लिबर्टी हो सकता है क्या? स्वतंत्रता का सीमित अधिकार। तो आर्टिकल 14 मुझे तो नहीं लगता लिमिटेड राइट टू लिबर्टी देगा। और सेकंड इज राइट टू बी फ्री फ्रॉम arbitrary डिटेंशन, जो कि होता है मनमानी हिरासत से मुक्त होने का अधिकार। तो ये ऑप्शन मुझे लग रहा है शायद हो सकता है, देखते हैं। एंड द थर्ड इज राइट टू बी इंडेफिनिट डिटेंशन। इंडेफिनिट डिटेंशन का अधिकार हिरासत में लेने का, ये भी मुश्किल है, ये भी नेगेटिव है, तो इसको भी हम काट सकते हैं। फिर द फोर्थ वन इज राइट टू बी डिटेंशन विदाउट ड्यू प्रोसेस, बिना प्रोसेस के डिटेंशन में लेने का अधिकार। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तो नेगेटिव है, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकते। सो द राइट आंसर इज राइट टू बी फ्री फ्रॉम arbitrary detention. B, option B is the right answer. Let's move to the next question. आप लोगों के लिए हमने एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है आप लोगों के लिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Unable to see a distant object clearly, commonly called nearsightedness or short-sightedness, is known as। ये क्वेश्चन आई गेस काफी बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हो विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में थोड़ा सा भी। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज नाइट ब्लाइंडनेस, सेकंड इज मायोपिया, थर्ड यानी सी इज टनल विजन एंड फोर्थ इज कलर ब्लाइंडनेस। So the right answer is myopia. Option B is the right answer. चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देख लेते हैं। Myopia or nearsightedness is a vision condition in which close objects are seen clearly. इसमें हमें close objects easily दिखाई दे जाते हैं, but distant objects appear to be blurred. It occurs when the eye is too long relative to the focusing power of the cornea and lens, causing light rays to focus in front of retina instead of it. तो रेटिना पे ना इमेज बनकर रेटिना से पहले बनने लगती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती मायोपिया की बेसिकली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन is mainly manifested. So the option A is during infancy period,
मेंटल रिटार्डेशन कब मैनिफेस्ट होता है? या ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड, बिफोर एज ऑफ 18, at any age, or before age of 6. So the right answer is before age of 18. 18 साल से पहले बेसिकली पता चल जाता है बहुत इजीली हमें कि किसी व्यक्ति को अगर मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो। Let's move to the next question, which is question number 4. First and most important step in the diagnosis of mental retardation is to obtain intelligence test result, academic achievement result, observation of patient, or comprehensive patient and family history. So I guess intelligence of result can be the answer, but अगर आप लोगों ने आईपी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट एंड फैमिली हिस्ट्री, विच इज द फर्स्ट थिंग जो हम आईपी यानी अपनी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं उसमें हम पढ़ते हैं, दैट इज आईपी। तो आप जानते होंगे आईपी के बारे में, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया है तो जनरली आपको पता ही होगा, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम। तो जब भी हम आईपी के बारे में पढ़ते हैं तो हम पहले पेशेंट एंड फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सो द राइट आंसर इज आल्सो द ऑप्शन डी, कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट एंड फैमिली हिस्ट्री। एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा इजीली। आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, आपको इजीली मिल जाएगी, वहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको जाननी है। प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस आर डिजाइंड टू प्रिवेंट पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इंटरवेंशंस, जो प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस हैं वो जनरली किस लिए, उनका मेन बेनिफिट, मेन फोकस क्या है? Preventive interventions are designed to prevent potential or existing problems from disability, becoming a problem, an illness, or becoming a disease. तो प्रॉब्लम, इलनेस एंड डिजीज तो नहीं होगा इसका आंसर, तो द राइट आंसर इज बिकमिंग अ डिसेबिलिटी, ऑप्शन ए। प्रिवेंटिव, थोड़ी है, चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस आर एक्शंस टेकन to prevent a potential or existing, prevent them from escalating to a level where significantly impair an individual, encompassing a wide range of conditions including physical, mental and developmental ability to function in daily life. So basically कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो वो डिसेबिलिटी ना बन जाए, इसलिए प्रिवेंटिव इंटरवेंशंस जनरली नीडेड होती है या उनकी ज़रूरत इसलिए होती है। इसलिए हम आपने अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा होगा, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन भी इसलिए ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन? जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं हमारे, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? Which of the following is not the characteristics? So flexibility in thinking, option A. Option B is non-engagement. Option C is elaboration, and option D is imagination. तो फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग तो बच्चों की होती है, जो हमारे क्रिएटिव बच्चे होते हैं। नॉन इंगेजमेंट, इलेबोरेशन और इमेजिनेशन। नॉन इंगेजमेंट, इलेबोरेट, उनकी थिंकिंग इलेबोरेट भी हो सकती है, इमेजिनेशन भी बेटर होती है। सो द राइट आंसर इज नॉन इंगेजमेंट।
एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पर नॉन एंगेजमेंट। क्रिएटिव चिल्ड्रन आर टिपिकली वेरी इंगेज एंड क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। तो काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं जो उनके आसपास का माहौल होता है, जो दुनिया होती है उसके बारे में। दे ऑफन इमर्ज देमसेल्व्स इन देयर इंटरेस्ट एंड प्रोजेक्ट्स। वो काफी ज्यादा इमर्ज हो जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में या जिस भी वो टास्क में इन्वॉल्व होते हैं। शोइंग हाई लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसियाज्म, ये तो होता ही है क्रिएटिव चिल्ड्रंस के साथ। So non-engagement on the other hand indicates a lack of interest or participation, which is contrary to the active and involved nature of the creative children. तो जो उनका जो नेचर है उसके अगेंस्ट हमें बताना है। So non-engagement is the right answer here. Let's move to the question number 7. NIVH is concerned with children who are hearing impaired, visually impaired, फिजिकली चैलेंज और स्लो लर्नर। आई गेस ये आप लोगों को पता ही होगा। NIVH बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, जो कि है अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअली हैंडीकैप, जो कि है देहरादून उत्तराखंड में। So the right answer is visually impaired. So now let's move to the next question. A learned taste aversions generally results from. So जो taste aversions होते हैं, there are some taste जो हम लोगों को पसंद नहीं आते, तो वो basically that are the result from negative reinforcement की वजह से होता है, shaping की वजह से, classical conditioning और operant conditioning. So the right option is negative reinforcement can be the option, but here as we can see operant conditioning is given. So operant conditioning से हम इसको ज़्यादा better relate कर सकते हैं. So the right option is option D, that is option D, that is operant conditioning. थोड़ा explanation भी देख लेते हैं इसकी. A learned taste aversions typically occurs when a novel taste is paired with an unpleasant reaction, such as nausea. A negative reinforcement and shaping are terms generally associated with operant conditioning. So जैसा मैं आपको कह रहा था कि negative reinforcement की वजह से होता है, but जनरली इसको हम एसोसिएट करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ. सो ऑप्शन डी, आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. बिफोर यू सी अ क्वेश्चन on the AP psychology exam, it usually pre-tested on a group of college students taking an introductory course in psychology. This group of people are referred as. So option A is standardized sample, standardization sample, validity tester, test population, or its basic comparison. There are some students जो कहेंगे option C is the right, that is test population. But here अगर आप ध्यान से पढ़ें, before you see a question on AP psychology exam, it usually pre-tested on a group of college students taking an introductory course in psychology. So इस group को हम basically कहते हैं standardization sample. Option A is the right option. As you can see in the explanation, a standardization sample is a group of people who take a test to help establish norms and therefore standardize it. So आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं. Now let's move to the question number 10. One drawback of cross-sectional research is that cross-sectional जो research होती है उसका drawback क्या होता है? So cross-sectional research, अगर आपने methods of psychology पढ़े
तो आपको पता होगा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है? सो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज बेसिकली सेम टाइम पे हम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल की जब हम स्टडी करते हैं तो आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सो ऑप्शन ए इज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप कैन बी ड्यू टू एज और कोहर्ट एफर्ट्स। ऑप्शन बी इज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ रिसर्च। लॉन्ग टाइम तो नहीं लगता जब सेम टाइम में हम डिफरेंट ग्रुप को स्टडी करते हैं, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज पार्टिसिपेंट्स आर पर्टिकुलरली लाइकली टू ड्रॉप आउट ड्यूरिंग द स्टडी। सो पार्टिसिपेंट्स ड्यूरिंग द स्टडी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये फीचर तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड का है जिसमें ऐसा होता है। एंड ऑप्शन डी इज इट इज मोर एक्सपेंसिव देन मोस्ट अदर काइंड्स ऑफ रिसर्च। तो ऐसा भी नहीं है। सो द राइट ऑप्शन हियर इज option number A, that is differences between groups can be due to age or to cohort efforts. Finally, questions are completed. So this is the last question from my slide. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके के और भी कंटेंट को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें मिशन अभ्यास यूट्यूब चैनल को। कल भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए इसका पार्ट 2। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड विद मिशन अभ्यास। So thank you from my side.